खौफनाक कहानियों का सिलसिला। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। मेरे चैनल हॉरिबल प्लैनेट में आप सबको खुशामदीद। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी भूतिया बंगले का 3rd पार्ट लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े की है और बहुत ज़्यादा क्रीपी भी है। और अगर आप हॉरर स्टोरीज़ के शौकीन हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और स्टोरी एंजॉय करें। गाइस, अगर आपने इस वीडियो को पहले 2 पार्ट्स नहीं देखे, वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, तो पहले जाके आप वो देखें, क्योंकि इस तरह आपको स्टोरी की बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। अपने दोस्त राजू को जिंदा देखकर ऑटो ड्राइवर बहुत खुश हुआ और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और खुशी के मारे वो बोल पड़ा, राजू, मेरे भाई तो जिंदा है। राजू, जल्दी से यहाँ आ जा और मुझे यहाँ से बाहर निकाल। राजू की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो बामुश्किल ज़मीन पर रेंगते हुए वॉशरूम के दरवाजे के पास पहुंचा। उसने वॉशरूम का दरवाज़ा खोलने के लिए अपना हाथ उठाया, तभी रिक्शा ड्राइवर ज़ोर से बोला, राजू पीछे देख। और जैसे ही राजू ने पीछे देखा, उस औरत ने राजू के मुंह पर वो नुकीला औजार दे मारा और राजू का सर उल्टा हो गया। ये देखकर रिक्शा ड्राइवर बहुत ज़्यादा डर गया था। उसका मुंह और आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि वो औरत फिर से जिंदा हो गई थी और उसने लोहे के औजार से एक ही बार में राजू को मार गिराया था। रिक्शा ड्राइवर वॉशरूम से बोला, मगर ये कैसे हो सकता है? ये औरत तो मर गई थी, फिर ये जिंदा कैसे हो गई? राजू ने तो उसके सर में चाकू मार दिया था, और चाकू तो अभी भी इसके सर में है। तभी उस औरत ने वो नुकीला औजार ज़मीन पर फेंक दिया और अपने सर से वो चाकू निकालकर अपनी लंबी काली जुबान से चाटने लगी। उस औरत की साड़ी राजू के खून से लथपथ हो गई थी। उसके लंबे काले काले बाल और उसकी आंखों के नीचे काले घेरे आ गए थे। थोड़ी देर पहले उसके चेहरे की जो चमक और नाजुकता नजर आ रही थी, अब वो ख़त्म हो गई थी। अपनी हरकतों से वो औरत इंसान तो बिल्कुल नहीं लग रही थी, क्योंकि कोई भी इंसान सर में चाकू लगने के बाद जिंदा नहीं होता। राजू की लाश ज़मीन पर खून से लथपथ पड़ी हुई थी। उस औरत ने राजू की लाश उठाई और राजू का सर अपने कंधों पर रख लिया। तभी टेबल पर पड़ा म्यूज़िक प्लेयर खुद ही चलने लगा और म्यूज़िक बजने लगा और एक डरावना सा गाना चलने लगा और वो औरत राजू की लाश के साथ डांस करने लगी। ये देखकर ऑटो ड्राइवर के होश उड़ गए। तभी वो दरवाजे से पीछे हट गया और अपना सर टॉयलेट सीट पर रखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, क्योंकि उसने अपना सबसे करीबी दोस्त गवा दिया था। अब मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगा? राजू, मेरे भाई, कोई तो मुझे यहाँ से बाहर निकालो। वो रोते रोते खुद से कहने लगा, क्योंकि अब वो जान गया था कि वो औरत या तो भूत है या चुड़ैल, और उसका मकसद सिर्फ मेरी मौत है। इसी तरह रोते रोते उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। अभी उसकी आंख ही लगी थी कि किसी ने उसकी गाल पर जोर से थप्पड़ मार दिया। ऑटो ड्राइवर फौरन नींद से जाग गया और हड़बड़ाते हुए कहा, कौन है यहाँ? कौन है? कोई बोलता क्यों नहीं? उसने वॉशरूम में चारों तरफ देखा, मगर उसे लाशों के सिवा और कोई नज़र नहीं आया। फिर उसने ज़मीन पर पड़ी उस लाश को देखा,
वो अभी भी अपने हाथ और पैर फैलाकर पड़ी हुई थी और उसका मुंह और आंखें खुली हुई थी। तभी उसकी नज़र उस लाश की टांग पर पड़ी। उसके नीचे एक डायरी थी। रिक्शा ड्राइवर को लगा कि शायद ये उसका वहम था, क्योंकि वॉशरूम में उसके और लाशों के सिवा और कोई नहीं था। फिर वो वापस टॉयलेट सीट पर जाकर अपना सर रखकर सो गया। जब रिक्शा ड्राइवर की आंख लगी तो किसी ने पीछे से उसे एक जोरदार किक मारी। रिक्शा ड्राइवर झटपटाकर उठ पड़ा और फौरन पीछे मुड़कर देखा, मगर उसके पीछे तो कोई नहीं था। वहाँ ज़मीन पर सिर्फ वही ऑटो ड्राइवर की लाश पड़ी हुई, जिसने उसका मोबाइल निकल लिया था। फिर वो सोचने लगा कि कहीं इसी लाश ने ही तो मुझे किक नहीं मारी। तभी ऑटो ड्राइवर की नज़र उस लाश की टांगों पर पड़ी और उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि थोड़ी देर पहले जो डायरी उसकी टांगों के नीचे थी, अब वो ऊपर फर्श पर पड़ी थी। इसका मतलब तो सिर्फ यही था कि या तो वो डायरी खुद चलकर वहाँ आई थी, या फिर उस लाश ने अपनी जगह से हरकत की थी। और डायरी तो चल नहीं सकती, इसका मतलब वो लाश ही थी जो अपनी जगह से हिली थी। रिक्शा ड्राइवर को समझ आ गई थी कि वो लाश ही थी जिसने पहले उसे थप्पड़ मारा और फिर उसे एक जोरदार किक रसीद की। वो लाश वहीं ज़मीन पर पड़ी थी और कुछ हरकत कर रही थी। वो देखना चाहता था कि क्या अभी ये लाश जिंदा है या नहीं। फिर रिक्शा ड्राइवर ने बाथ टब के करीब पड़े मोबाइल के ढेर से एक मोबाइल उठाया और लाश के ऊपर दे मारा, लेकिन वो लाश हिली नहीं। फिर उसने एक और मोबाइल उठाया और उस लाश पर दे मारा, मगर वो लाश फिर भी नहीं हिली। फिर उसने तीसरा मोबाइल उठाया और लाश पर फेंक दिया। इस तरह उसने 3 मोबाइल उठाए और एक एक करके लाश पर फेंके, मगर लाश ने कोई हरकत नहीं की। फिर रिक्शा ड्राइवर को लगा कि शायद उसे कोई वहम हो गया है। फिर वो दोबारा टॉयलेट सीट पर जाकर सर रखकर सो गया। वो आंखें बंद करके सोने की कोशिश कर ही रहा था कि उसके सर पर आकर कोई चीज़ लगी। तभी ऑटो ड्राइवर जोर से बोल पड़ा, कौन है? कौन है यहाँ? मैं कहता हूँ कौन है? तभी उसकी नज़र उसके सामने ज़मीन पर पड़े हुए मोबाइल पर पड़ी और उसकी सांसें रुक गई, क्योंकि उसके सर पर किसी ने मोबाइल मारा था। फिर उसने ज़मीन पर पड़ी उस लाश को देखा। उस लाश के पास अब 3 नहीं बल्कि 2 मोबाइल पड़े हुए थे। मतलब ये था कि उस लाश ने ही रिक्शा ड्राइवर को वो मोबाइल मारा था। ऑटो ड्राइवर खौफज़दा होकर उस लाश से पीछे हटने लगा कि तभी पीछे बाथ टब में पड़ी हुई लाशों में से एक लाश ने ऑटो ड्राइवर को एक ज़ोरदार किक मारी और वो ज़मीन पर पड़ी हुई लाश के कदमों में जा गिरा। तभी उस लाश ने ऑटो ड्राइवर का गला पकड़ लिया और उसका गला दबाने लगी। ऑटो ड्राइवर दर्द से तड़प रहा था और लाश का चेहरा अपने नाखूनों से नोच रहा था, मगर वो लाश तो ऑटो ड्राइवर को छोड़ ही नहीं रही थी। उसने ऑटो ड्राइवर का गला बहुत ज़ोर से दबाना शुरू कर दिया। उसने ऑटो ड्राइवर का गला और ज़्यादा ज़ोर से दबाना शुरू कर दिया। ऑटो ड्राइवर को अपनी मौत सामने नज़र आ रही थी। उसने जल्दी से करीब ही ज़मीन पर पड़ा अपना चाकू उठाया और लाश की आंख में दे मारा। तभी उस लाश ने रिक्शा ड्राइवर का गला छोड़ दिया और सुन पड़ गई। फिर जल्दी से ऑटो ड्राइवर उस लाश के पास से उठ गया और जाकर टॉयलेट सीट पर बैठ गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि अब वो क्या करे। वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा था। उसने उंगलियों से अपने कान बंद कर लिए थे। उसके दाईं तरफ फर्श पर पड़ी लाश और बाईं तरफ बाथ टब में लाशों का ढेर लगा हुआ था। ऑटो ड्राइवर को अब इस भूतिया बंगले से निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, तो वो अल्लाह ताला से दुआ करने लगा कि अल्लाह मुझे यहाँ से निकाल दे। हाँ या अल्लाह, मुझे यहाँ से निकाल दे। मैं कभी शराब नहीं पीऊँगा, मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा,
मैं ना ही किसी औरत की तरफ देखूंगा। मुझे माफ कर दे या अल्लाह। फिर वो औरत बाहर से बोली, तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, ना जिंदा ना मुर्दा। ये कहकर वो अपनी डरावनी आवाज़ में ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। फिर ऑटो ड्राइवर ने जल्दी से अपने कान बंद कर लिए और आयतल कुर्सी का विर्द करने लगा। वो सोचने लगा कि क्या अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर देंगे, क्योंकि मैंने एक औरत की इज़्ज़त लूटने की कोशिश की थी। उसके दिल में न जाने क्या ख्याल आया कि उसने आयतल कुर्सी का विर्द करना बंद कर दिया। कुछ ही देर में सुबह हो गई। क्या सच में मेरी इस गलती की सजा मौत ही है? क्या मैं इस बाथरूम से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा? क्या मैं कभी अपने बीवी बच्चों से नहीं मिल पाऊंगा? ये कहकर ऑटो ड्राइवर रो पड़ा। उसे अपनी बीवी बच्चों की याद सता रही थी। फिर रिक्शा ड्राइवर कहने लगा, नहीं, हरगिज नहीं। मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। मैं हार नहीं मानूंगा। मैं यहाँ से बाहर निकलने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। मैं लड़ूंगा। मैं जरूर लड़ूंगा। और वो टॉयलेट सीट से खड़ा हो गया और जोर जोर से आवाजें लगाने लगा। बचाओ, मुझे कोई बचाओ। मैं उस बंगले के वॉशरूम में बंद हूँ। मुझे कोई बचाओ। रिक्शा ड्राइवर गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने लगा। उसने इतनी आवाज़ें दी मगर उसकी मदद करने वाला वहाँ कोई नहीं था। कुछ ही देर में उसका गला दर्द करने लगा और फिर से वो टॉयलेट सीट पर बैठकर रोने लगा। तभी उसकी नज़र फर्श पर पड़ी हुई लाश के करीब मौजूद काली डायरी पर पड़ी। फिर रिक्शा ड्राइवर ने डरते डरते लाश के पास से वो डायरी उठाई और खोलकर पढ़ने लगा। डायरी खोलने के बाद ऑटो ड्राइवर ने नाम पढ़ा। वो किसी मुस्तफ़ा नाम के राइटर की डायरी थी। वो डायरी में हर रोज़ कुछ न कुछ लिखा करता था। ऑटो ड्राइवर ने सोचा कि शायद उस आदमी ने इस डायरी में लिखा होगा कि वो इस वॉशरूम में किस तरह फंसा। फिर ऑटो ड्राइवर ने डायरी पढ़नी शुरू की। उसके पहले ही पेज पर लिखा हुआ था कि मेरा नाम मुस्तफ़ा है। मैं जानता हूँ कि मेरी डायरी कभी न कभी कोई ऑटो ड्राइवर ही पढ़ेगा। मैं कोई ऑटो ड्राइवर नहीं बल्कि एक राइटर हूँ। ये सुनकर ऑटो ड्राइवर घबरा गया और सोचने लगा कि अगर वो ऑटो ड्राइवर नहीं था तो फिर उसने ऑटो ड्राइवर की यूनिफॉर्म क्यों पहनी थी। ऑटो ड्राइवर ने सोचा कि कोई ना कोई बड़ी वजह ज़रूर होगी कि उस राइटर ने ऑटो ड्राइवर की यूनिफॉर्म पहनी और इस तरह वो इस चुड़ैल के जाल में फंस गया होगा। मगर उसके साथ ये सब कैसे हुआ? फिर ऑटो ड्राइवर ने डायरी को मज़ीद आगे पढ़ना शुरू किया। उस डायरी में मज़ीद लिखा था, हर संडे शहर में से एक ऑटो ड्राइवर गायब हो जाता था और उसके घर वाले रोते हुए पुलिस स्टेशन आते और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते। लेकिन उन सभी ऑटो ड्राइवर्स का कुछ पता नहीं चल रहा था। इन सब वाक़यात में एक जो कॉमन बात थी वो काली घाटी थी। ऑटो ड्राइवर के गायब होने के अगले दिन ही उसका ऑटो काली घाटी में मौजूद एक बहुत बड़े बंगले के बाहर पाया जाता था। ये बंगला 4 महीने से बंद था, तो पुलिस को उस बंगले पर शक हुआ कि शायद किसी साइको पेशेंट ने ऑटो ड्राइवर्स को किडनैप कर लिया है, क्योंकि हर संडे की रात को एक ऑटो ड्राइवर शहर से गायब हो जाया करता था और उन सभी के खाली ऑटो इस बंगले के बाहर पाए जाते थे। इस तरह पुलिस वालों ने बंगले पर रेड किया और पूरे बंगले की तलाशी ली, मगर पुलिस वालों को बंगले में कुछ नहीं मिला, इसलिए इस बंगले को इग्नोर कर दिया गया। मैं एक राइटर था। जब मैंने ये न्यूज़ सुनी तो मैंने ठान ली कि मैं ऑटो ड्राइवर्स के गायब होने की वजह जानकर रहूँगा। इस तरह मैंने अपनी छानबीन शुरू की और मुझे पता चला कि तमाम गायब होने वाले ऑटो ड्राइवर्स की लास्ट लोकेशन काली घाटी ट्रेस की गई थी।
तो मैंने काली घाटी के करीब ही ऑटो ड्राइवर की यूनिफॉर्म पहनकर ऑटो ड्राइवर बन के ऑटो चलाने का फैसला किया। उस रात लगभग 3 बजे के करीब मैं काली घाटी के इलाके के करीब ही ऑटो चला रहा था कि एक सुनसान सड़क पर मुझे एक खूबसूरत 25-30 साल की औरत नज़र आई। सुनसान सड़क पर खड़ी वो अपना हाथ हिला रही थी। मैंने ऑटो उस औरत के करीब जाकर खड़ा कर दिया और उस औरत का चेहरा मुझे कुछ जाना पहचाना लग रहा था। यूँ लग रहा था कि जैसे मैंने उस औरत को पहले कहीं न कहीं देखा है, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने उस औरत को कहाँ देखा था। फिर उस औरत ने मुझसे कहा, भैया आप मुझे काली घाटी छोड़ देंगे? काली घाटी का नाम सुनते मेरी आंखें खुल गई। मैंने उस औरत से कहा, हाँ बिल्कुल, बैठ जाइए। फिर वो औरत ऑटो में बैठ गई और मैं ऑटो को अवंती नगर की तरफ ले जाने लगा। ऑटो में बैठकर मैं याद करने लगा कि आखिर मैंने इस औरत को कहाँ देखा है, मगर मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। और फिर कुछ ही देर में काली घाटी आ गई। उस औरत ने मुझे एक बहुत बड़े बंगले के सामने रुकने के लिए कहा। उस औरत ने मुझे पैसे दिए और बंगले का गेट खोलकर अंदर चली गई। जब मैंने गौर से उस बंगले को देखा तो ये वही बंगला था जो 4 महीने से बंद था। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैंने सोचा, ये बंगला तो 4 महीनों से बंद है, फिर ये औरत इस बंगले में क्या लेने गई है? मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है। फिर मैंने उस बंगले के अंदर जाने का फैसला किया ताकि ये पता चल सके कि आखिर मामला क्या है। तभी अचानक मेरी नज़र पीछे सीट पर पड़ी। वो औरत अपना मोबाइल ऑटो में ही भूल गई थी। बस अब क्या था, अब मुझे उस बंगले में जाने की वजह मिल गई थी। मैं वो मोबाइल देने के बहाने बंगले में जाकर देखना चाहता था कि आखिर माजरा क्या है। मैंने मोबाइल लिया और बंगले का दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। मैंने बेल बजाई, मगर कोई भी दरवाज़ा नहीं खोल रहा था और ना ही अंदर से कोई रिस्पॉन्स आ रहा था। दरवाजे को थोड़ा सा धक्का लगाया और दरवाज़ा खुल गया। वो औरत शायद गलती से दरवाज़ा बंद करना भूल गई थी। अंदर आते ही मैंने उस औरत को आवाज़ दी, मैडम जी, ओ मैडम जी। तभी मैंने उस औरत के चीखने की आवाज़ सुनी। वो आवाज़ 2nd फ्लोर के किसी रूम से आ रही थी। फिर मैं जल्दी से भागा और सीढ़ियों से होता हुआ 2nd फ्लोर पर चला गया। ऊपर जाते ही मुझे एक बेडरूम नज़र आया जिसमें से रोशनी बाहर आ रही थी। उस बेडरूम की लाइट चल रही थी। मैंने अंदर जाकर देखा, मगर उस रूम में कोई नहीं था। बेडरूम बिल्कुल खाली था। तभी एक बार फिर वो औरत ज़ोर से चीखी। वो उस चीख की आवाज़ वॉशरूम से आ रही थी और मैं जल्दी से भागता हुआ वॉशरूम की तरफ गया और वॉशरूम का दरवाज़ा खोल के देखा तो वो जो नज़ारा था वो देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मैंने वॉशरूम के बाहर टब में रिक्शा ड्राइवर्स की बहुत सारी लाशें देखी थी। तभी उस औरत ने बाहर से वॉशरूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश की, मगर दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। मैं रोया, चिल्लाया, उससे भीख मांगी, मगर वो औरत दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। फिर मैंने बार टब के करीब बहुत से मोबाइलों का ढेर देखा। मैंने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और ये क्या, ये तो उन्हीं मोबाइल में से एक था। ये देखकर मुझे समझ आ गई थी कि उस औरत ने मुझे अपने जाल में फंसा लिया है। लेकिन वो औरत कौन थी? मेरे दिल में ये सवाल आया। फिर अचानक मुझे कुछ याद आया और मेरे दिल की धड़कन तो ऑलमोस्ट बंद हो गई थी, क्योंकि 3-4 महीने पहले इसी बंगले में इस बंगले की मालकिन का बहुत ही बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। फिर मैंने जल्दी से अपनी जेब से अपना मोबाइल निकाला और उस मर्डर के बारे में गूगल पर सर्च करने लगा। और गूगल पे मैंने इस बंगले की मालकिन की तस्वीर देखी और डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि जिस औरत ने मुझे वॉशरूम में बंद किया है उसका चेहरा और इस बंगले की मालकिन का चेहरा हूबहू
बिल्कुल सेम था। लेकिन ये कैसे मुमकिन था, क्योंकि ये औरत तो 4 महीने पहले ही मर गई थी। और इस तरह मुझे पता चला कि ये औरत तो भूत है। वो ज़रूर अपनी मौत का बदला लेने के लिए ऑटो ड्राइवर्स को अपने जाल में फंसाती है और फिर मौत की घाट उतार देती है। मैं ये बात दूसरों तक पहुंचाना चाहता था। मैंने जेब से अपना मोबाइल निकाला और जल्दी से अपने दोस्त को फ़ोन किया। मेरे दोस्त के फ़ोन उठाने से पहले ही फर्श पर पड़ी लाश ने मेरा मोबाइल पकड़ा और किसी खाने वाली चीज़ की तरह मुंह में रखकर निकल गई। मैं ये देखकर बहुत ज़्यादा डर गया था। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे उस लाश की आदत सी हो गई थी और जब भी मैं रात को सोने की कोशिश करता, वो लाश या तो मुझे एक थप्पड़ रसीद करती या फिर मेरे कमर में एक ज़ोरदार किक मारती। सुबह होते ही वो लाश ठंडी पड़ जाती थी। दिन के वक्त तो वो कोई हरकत नहीं करती थी। इस वजह से मैंने दिन में ही सोने का फ़ैसला किया। इस तरह मैं सारा दिन सोता और सारी रात किसी उल्लू की तरह जागता रहता। हर रोज़ रात होते ही वो औरत बेड पर बैठकर अपनी खौफनाक और डरावनी आवाज़ में गाना गाती। ला 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 ला। उस औरत की आवाज़ सुनकर मेरे कान बहुत ज़्यादा दर्द करते थे। वो आवाज़ बहुत ही ज़्यादा खौफज़दा कर देने वाली थी। हर वक्त मेरी नज़र वॉशरूम में पड़ी लाशों पर पड़ती। उनमें से ज़्यादातर ऑटो ड्राइवर तो वॉशरूम में बिना खाए पिए तड़प तड़प कर मर गए थे। मैं हर वक्त यही सोचता था कि वो औरत इन सब की मौत कैसे देखती होगी। उस औरत का मर्डर बहुत ही ज़्यादा बेरहमी से किया गया था। शायद इसी वजह से मरने के बाद वो औरत बहुत ज़्यादा जालिम बन गई। सो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ये औरत ऑटो ड्राइवर्स को ही अपना शिकार क्यों बनाती थी और इसकी मौत कैसे और क्यों हुई और आखिरकार इसका मर्डर किसने किया था। इन सभी सवालों को जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट देखना बिल्कुल ना भूलें। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी न्यू वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। आखिर में इसी दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप पर अपनी नेमतें, रहमतें और बरकतें नाजिल करे। जहाँ रहें खुशबाश रहें। फिर मिलूँगी एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।